अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। ये हम सब स्कूल में असेंबलीज में ये तराना बहुत जोशो खरोश से पढ़ा भी करते थे और इसको इन ट्रू स्पिरिट हम इस पर ईमान की हद तक हमें यकीन है हर पाकिस्तानी को कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारे कश्मीरी बहन भाई ज़रूर आज़ादी का सांस लेंगे, वो भी इस आज़ादी का मज़ा चख सकेंगे जो हम आज अल्लाह की मदद से पाकिस्तान में माशाअल्लाह एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं। और माइनॉरिटीज़ भी जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी भी पाकिस्तान में है वो भी अल्लाह का शुक्र है भारत की निस्बत बहुत बेहतर ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारती है। लेकिन भारत अपनी अजली वो जो पाकिस्तान दुश्मन उसका एक नर्व है, पाकिस्तान दुश्मनी का जो उसका ऐसा ड्राइव है जिससे वो बाज नहीं आ सकता, भले कितनी ही पाकिस्तान अमन की कोशिशें क्यों ना कर ले। हाल ही में हमने देखा कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसमें भी उसके ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से जाके मिल रहे हैं। और अफगानिस्तान में कौन से शरपसंद अनासिर जो पिछली पूरी एक दिहाई में तैयार हुए, जो रॉ ने जिन पर मेहनत की और जो अशरफ गनी के दौर में ही तैयार थे। अगरचे आज की अफगान हुकूमत तो बहुत अमन पसंद दिखाई देती है, वो पाकिस्तान के लिए भी उनका बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड होता है, लेकिन फिर भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आने में जाहिर है वक्त लगेगा। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा माशाल्लाह न सिर्फ ग्राउंड पर कर रही हैं बल्कि आफरीन है पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स को भी कि किस तरीके से वो दुश्मन की जो 5th जनरेशन वॉरफेयर में जो वो फेक अकाउंट्स बनाकर पाकिस्तान की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त करने की कोशिश करता है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी अवाम जिस जज्बे के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए, उस पे पूरी कौम को सल्यूट करना बनता है। आज न सिर्फ कश्मीर के हवाले से बहुत अहम दिन है बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जो इस वक्त चीन में मौजूद हैं, उनका बहुत ही अहम 3 रोज़ा दौरा था जिसमें इमरान खान साहब ने बहुत अहम मुलाकातें की। न सिर्फ चीनी क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई बल्कि उनकी मिस्र से और दीगर मुसलमान ममालिक के सुदूर से भी मुलाकातें हुई और उसमें रीजनल कनेक्टिविटी की बात की गई। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अब पिछले कुछ 6-7 साल में सीपेक की वजह से अल्लाह का शुक्र है इस काबिल हो गया है कि पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंटली दीगर ममालिक को कह सकता है कि आप आइए यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कीजिए, पाकिस्तान आपको जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकता है। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हम आगे चलकर बात करेंगे और हुकूमती तर्जुमान से भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगरचे सीपेक पर पूरी कौम बहुत खुश होकर नारे तो लगाती है कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अल्लाह का शुक्र है एक बड़ी जबरदस्त बेस बन गई है पाकिस्तान की, जिसको बुनियाद बनाकर हम कह सकते हैं कि आप आइए और आकर इन्वेस्ट कीजिए हमारे मुल्क में। लेकिन कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं पाकिस्तान के एंड पर, कुछ ऐसी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप वाला निजाम है जिसको जब तक तोड़ा ना गया, जब तक उन शॉर्टकमिंग्स पर उबूर ना पाया गया, जिस तरह से बिजली का कनेक्शन अगर कोई फैक्ट्री अप्लाई करती है लेने के लिए तो उसमें 100 से ऊपर दिन लगते हैं, गैस का कनेक्शन मिलते मिलते बहुत वक्त लगता है, आपको अपना काम जारी और सारी रखने के लिए जो कुछ एनओसीज चाहिए होते हैं, कुछ अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, कुछ तो गैर जरूरी तौर पर बहुत देर लग जाती है जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टर भाग जाता है। और इन्वेस्टर के भागने से एक बहुत अहम नुक्ता जिस पर आज के प्रोग्राम में हम गौर करेंगे वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान के जो दुश्मन पाकिस्तान के बाहर और जो उनके कुछ मोहरे पाकिस्तान के अंदर बैठकर शरपसंदी की कोशिशों में मसरूफ हैं, उनकी 2 इश्यूज पर बहुत ज्यादा वो इस वक्त फोकस कर रहे हैं। एक, वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी लैब्स की एक पिक्चर देना चाहते हैं पूरी दुनिया को। यही वजह कि आपने देखा कि उधर इमरान खान चाइना पहुंचे और इधर पाकिस्तान में जिस तरह से बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी का वाकया करके चाइना को और पूरी दुनिया को एक पैगाम देने की कोशिश की गई कि यहां पर इन्वेस्ट करने की गलती ना करना, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहां से आ रहे हैं, ताने बाने कहां जोड़ रहे हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी माहौल बनाया जाए। आज हमने देखा कि ऑपोजिशन जमातें दोबारा से मिल बैठी, ये बहुत खुशाइंद बात है। किसी भी मुल्क की ऑपोजिशन जब तक हुकूमत को चेक में ना रखे, उनसे उनकी कारकर्दगी पर सवालात ना करे, तब तक वो अपना तामीरी किरदार अदा नहीं करती, उसका हक अदा नहीं करती अपने किरदार का। लेकिन
आज तो कश्मीर का दिन था, आज तो पूरी कौम को यकजा होकर भारत को और हमारे दीगर दुश्मनों को ये पैगाम देने का दिन था कि पूरी कौम मुत्तहिद है। लेकिन आज हमने देखा कि ऑपोजिशन जमातें इमरान खान के खिलाफ हमें नजर आई, और वो भी दिलचस्प बात यह कि महंगाई या जो दीगर गवर्नेंस इश्यूज की वजह से अवाम पिस रही है, उन इश्यूज पर कोई फोकस नहीं था। फिर बात वही ले देकर इख्तिदार की जंग की रही कि जी हम कहने को तो अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं लेकिन कुर्सी की जंग है असल में। सो इस हवाले से और दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर आज़म इमरान के मुआविन खुसूसी जनाब अली नवाज ऐवान साहब। अली ऐवान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत जी अली ऐवान साहब, ये जो चाइना का दौरा है वज़ीर आज़म साहब का, अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से तफसीलात जारी की जाएंगी। तो ये सिर्फ ये ख्याली मतलब ये क्या है, ख्याली पुलाव ही है जो हुकूमत पका रही है या एक्चुअली कुछ हो रहा है? और आपके नाक़िदीन ने खूब तनकीद के निश्तर बरसाए हैं। वो कहते हैं कि अब हम इनको लॉन्ग मार्च के जरिए, तहरीके अदम एतमाद के जरिए घर पहुंचा कर दम लेंगे। किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो चीन के दौरे के हवाले से जरा हमें ब्रीफ कर दीजिए कि कैसा रहा वज़ीर आज़म साहब का, और दूसरा फिर बताइए कि आप क्या नाक़िदीन से घबराए में? अच्छा, थैंक यू मलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हमारे आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से पाकिस्तान बना है और जब से चाइना हमारे वजूद में आया, हमारे बड़े ब्रादराना ताल्लुकात हैं। हमेशा चीन और जब मुश्किल टाइम आया पाकिस्तान के ऊपर, चीन ने भाइयों वाला हमारे साथ हमेशा बर्ताव किया है। और जब भी चीन के ऊपर भी कोई इस तरह की स्ट्रेटेजिक मूव हुई है तो चाइना के साथ पाकिस्तान आपको खड़ा हुआ नजर आया है, और ये उसी चीज का तसलसल है। और अल्हम्दुलिल्लाह CPEC आपको ग्राउंड पे नजर आ रहा है, और CPEC की एग्जीक्यूशन आपको ग्राउंड पे नजर आ रही है। और सेकेंडली अब सेकंड फेज के अंदर हम CPEC के अंदर जा रहे हैं, जहाँ इस मुल्क में एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, जहाँ इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, और $billion ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। और इसके साथ साथ उधर आप देखें पूरे आप सदर पुतिन आए हुए हैं वहाँ, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है, और जो पुतिन और चाइना के दरमियान बाहमी जो उनके एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक बात पूरी तरह एक तरह फैल चुकी हुई है। और आपने देखा जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान की हुई है, खुददारी की बेस पे जो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है, जहां पाकिस्तान को डू मोर कहा जाता था और प्राइम मिनिस्टर ने नो मोर कहा, जहां हमें अड्डे मांगे जाते थे और एब्सोल्युटली नॉट कहा, आज वहीं अमेरिका पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है। वहीं वो कह रहा है कि चाइना के साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हैं, और हमें कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, वो हमारा भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत है। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह हमारा इकोनॉमिक टर्न अराउंड, जिस तरह इस मुल्क को पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना से बचाया है, जिस तरह लोकस से बचाया है, जिस तरह एग्रीकल्चर बूम लेके आए हैं, जिस तरह इंडस्ट्री में बूम लेके आए हैं। हाँ, एक मसाइल है हमारे कि जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो जो इस महंगाई की चक्की में पिस गया है, तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो ग्रेजुअली आने हैं वो अभी तक वहां उन तक नहीं पहुंच सके, वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारी गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी गवर्नमेंट के लिए। बट इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम उसको भी टैकल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला एक स्मूथ राइड होगी आने वाले फ्यूचर में। मैं इससे पहले कि आपसे वो जरा सियासत पे गुफ्तगू करें और PDM के हवाले से बात करें, मैं थोड़ा सा 2 क्वेश्चंस रेज करना चाहूंगी अली ऐवान साहब। एक तो आपने बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर कि हुकूमती तर्जुमान को इस बात का पूरी तरह से इदराक है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो भी जिन मसाइल का शिकार हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, और अगर हुकूमत को इस चीज का इदराक है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनका हमें सोशल मीडिया पर बहुत शिकवा सुनने को मिलता है, और हमें कहा जाता है कि आपसे सवाल किया जाए कि आप उनकी तनख्वाहों को कब बढ़वाएंगे, कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को, बहुत अच्छी बात है इमरान खान साहब ने कहा, और कुछ प्राइवेट कंपनीज ने बढ़ाए भी उनकी तनख्वाहें, तो आप लोग सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कब इजाफा कर रहे हैं? पिछले साल भी 10% इजाफा हुआ था, बट बिकॉज 10% जो इजाफा है वो महंगाई को मैच नहीं कर सकता। पर हमारी कोई आपके सामने कंस्ट्रेंट्स थी, जिस हालात में हमें गवर्नमेंट मिली थी, आपका जो टोटल रेवेन्यू रिसीव्स थी वो 3800 अरब रुपए के ऊपर थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर की काविशों से और लोगों की हेल्प के थ्रू आज हम वो 6000 अरब रुपया इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले बजट में सरकारी मुलाजिमिन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा, और बहुत अच्छा सरप्राइज होगा इंशाल्लाह ताला। हमें उनका पूरी तरह एहसास है। देखें, आप एक बंदा
जो जॉब करता है, जो एक नौकरी पेशा इंसान है, और उसकी एक लगी बंदी तनख्वाह है, और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है कि उसके बच्चों की फीसेस बढ़ गई हैं, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, बिजली के बिल ज्यादा हो गए हैं, गैस के बिल ज्यादा हो गए हैं, और वो इम्पैक्ट उसने उसी अपनी लगी बंदी तनख्वाह के अंदर करना है। तो इसके दो तरह से इसको मीट किया जा रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर के लोगों के ऊपर, जो आज आपने देखा ही होगा पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 100 इंडेक्स के अंदर जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने 250 अरब रुपया इस साल में ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो एक तो हम उनको कह रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग एग्री भी हो रहे हैं, और वो अपने शो भी कर रहे हैं, मीडिया के अंदर भी, एयर इंडस्ट्री के अंदर भी, और जो भी आपके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी इसको ट्रिकल डाउन करने के लिए तैयार हुई हुई हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे सरकारी लोग हैं, सरकारी, क्योंकि मैं एक सरकारी माय फादर वाज अ ब्यूरोक्रेट, तो आई नो कि सरकारी मुलाजिम के लिए कितने मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस जून के अंदर आप देखेंगे कि उनकी सैलरीज को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब कुशन आ चुका हुआ है। हम अपने रेवेन्यूज को आगे लेके डबल कर चुके हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ कि रेवेन्यूज डबल हुए हैं, रिसीट्स डबल हुई है। तो इंशाल्लाह ताला वो इम्पैक्ट आपको पहला इम्पैक्ट तो आपको से सहूलत कार्ड के थ्रू नजर आया कि हर इंसान को, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है, उसको 10 लाख रुपए की साल की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री कर दी गई है। दूसरा इम्पैक्ट देखेंगे बजट के अंदर इंशाल्लाह ताला हम उसको, और तीसरा जो आपका जो सस्ता घर स्कीम है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला सरकारी मुलाजिमों को स्पेशल एक कोटा मुहैया होगा इंशाल्लाह। अच्छा अली इमान साहब, ये सीपैक के हवाले से बहुत बात की जाती है, कुछ एक्सपर्ट से मेरी इस हवाले से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला जो हुकूमत अभी तक टैकल नहीं कर सकी वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का मसला है, कि ये जो आपको 40 के करीब एनओसीज और अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं और उसमें भी कितनी देर लग जाती है, तो इससे इन्वेस्टर बहुत ज्यादा फिर डिसहार्टेंड फील करता है, डिस्करेज्ड फील करता है। और दूसरा ये कि हमने जिस तरह चीन को अभी हाल ही में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से, फुटवेयर के हवाले से, स्टील के हवाले से और दीगर कुछ इंडस्ट्रीज को हमने हाईलाइट किया है कि यहां पर हम म्यूचुअल कोलैबोरेशन से चल सकते हैं, आप आइए इन्वेस्ट कीजिए। तो आप क्या समझते हैं कि जब तक ये ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम आप ठीक नहीं करेंगे और जब तक ये गैर ज़रूरी अप्रूवल्स, कुछ तो जाहिर है ज़रूरी है लेकिन गैर ज़रूरी डिले होता है, तो इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तो तब तक तो बल्कि और बदनाम हो जाएगा काम। जब आपके नाक़िदीन भी कहते हैं कि सीपैक पे काम हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो इसी बुनियाद पर करते हैं ना बात। तो इसके हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। दुनिया के अंदर इस चीज को मेजर किया जाता है ईस्ट टू डू बिजनेस के थ्रू। पाकिस्तान जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान में जो ईस्ट टू डू बिजनेस था, पाकिस्तान उसमें 128वें नंबर पे था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 60s के अंदर आ चुके हुए हैं, और ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है कि आप लगभग 50 पोजीशंस आपने उसमें बेहतरी लेके हैं। मसाइल अभी भी हैं। हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लॉन्च किए हैं उसके अंदर हमने इसको वन विंडो के ऊपर कर दिया हुआ है कि अभी आपको डिफरेंट ऑफिस के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आपको डिफरेंट उनके रूटीन मैटर्स के थ्रू आपको डील नहीं किया जाएगा, आपको वन विंडो के प्रायोरिटी के थ्रू आपको डील किया। जहां जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं वहां सबसे पहले उधर बिजली का इंतजाम किया जा रहा है, वहां गैस की फरहमी का इंतजाम किया जा रहा है, पहले वहां डेवलपमेंट की जा रही है, और फिर इन्वेस्टर्स को कहा जा रहा है कि आप यहाँ आके इन्वेस्ट करें और अपनी जो बिजनेस है वो इनको यहाँ लेके आए। पहले तो ये होता था कि इकोनॉमिक जोन लॉन्च कर दिया जाता था और बाद में जो यूटिलिटीज है वो वहां पहुंचाई जाती थी। तो इस दफा थोड़ा रिवर्स, बिजली नहीं आई। रशिया कई वाला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें अभी तक बिजली नहीं आई। अल्लामा इकबाल स्पेशल जोन, उसमें भी मसाइल है, एक में कोर्ट में भी कुछ चल रहा है मामला, और वहां तो बहुत अच्छा और बहुत बर्क रफ्तार काम हो रहा है। वहाँ डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, वो मोटरवे के ऊपर है, और वहाँ ना बिजली के मसाइल है और ना बाकी यूटिलिटीज के मसाइल है। रशिया के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। अभी हम इस्लामाबाद के बॉर्डर के ऊपर भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ओपनिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसकी ओपनिंग उसी वक्त होगी जब ये सारी यूटिलिटीज दे दी जाएंगी। देखिए, हमें एक ऐसा सड़ा निजाम दिया गया है जहां बहुत सारे मसाइल थे। आप ये देखें ना, ये पाकिस्तान जिसकी $23.5 अरब में पिछले 10 साल में सिर्फ एक्सपोर्ट्स नहीं
मतलब जो उससे पिछले 5 साल से कम होकर $1.5 अरब $23 अरब पे आ गई थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ये रेड टेपिज्म हमने खत्म किया है। हमने ईस्ट टू डू बिजनेस लेके आए हैं, अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव किया है, उनको रीजनल लेवल पे यूटिलिटी सर्विस दे रहे हैं, उनको फराहम करें। इसीलिए तो इस साल इंशाल्लाह ताला हम 38 से 39 अरब डॉलर पे अपनी एक्सपोर्ट्स और गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने ये देखा है कहीं चीजें बहुत जरूरी भी होती हैं, कहीं हमने ये भी नहीं करना कि आप ये देखें बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ आके लगवा लें और आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है इंडस्ट्री के अंदर, जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, वो बिल्कुल बैठ जाए। हम ये चाहते हैं हम कंपेटिटिवनेस लेके आए, वो भी आए अपनी इंडस्ट्री लगाए, पर हमारी जो अब लोकल इंडस्ट्री है उसमें भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम चाह रहे हैं ना। इसी के तहत टेक के थ्रू 436 अरब रुपया इस साल पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, जो लोकल इंडस्ट्रियल लोकल बिजनेसमैन ने किया है। वो क्या है कि वो ये टेक फैसिलिटी उन लोगों के लिए अवेलेबल होती है जो अपना बिजनेस में एक्सपेंशन चाह रहे होते हैं, जिन्होंने नई मशीनरी मंगानी होती है, पुरानी नहीं नई मशीनरी। तो $1 अरब की लगभग तो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसकी वजह से आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपको इंडिया और बांग्लादेश से भी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने दोनों तरफ लेके इसको साथ चलना है। पिछले दौर में यही तो होता था कि आपने अपने मुल्क को इम्पोर्ट बेस करके रख दिया था, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब पे पहुंच गया था, आपके पास डॉलर मौजूद नहीं थे पे करने के लिए, हर कोई इस पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टर बन गया हुआ था, हर कोई चीज बाहर से मंगाई जा रही थी, डॉलर को उन्होंने एक पॉइंट पे रखा हुआ था और गरीब के बेस पे अमीर को सब्सिडाइज किया जा रहा था। ये पॉलिसी चेंज हुई है पाकिस्तान के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो देखे ना एग्रीकल्चर के अंदर 1100 रुपया नया इंजेक्ट हुआ है, 1100 अरब रुपए की बात करो, 3.2% पे उसकी ग्रोथ आई है, 5 बम्पर क्रॉप्स आई हैं। ये कोई छोटी चीज टर्न अराउंड है, ये मैरिकल है। आप लोग इसको नून पीपल्स पार्टी पिछले 70 साल में जो मैक्सिमम ग्रोथ की थी हमने अपने एग्रीकल्चर में 1.2% से आज तक ऊपर नहीं गई। हम 3.2% की बात कर रहे हैं। हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट के ऊपर जा रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी को खत्म कर रहे हैं। आपको ऑटो जो सेल्स हैं आप देखें, पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन गया जहाँ मोटरसाइकिल असेंबल्स हो रहे हैं। आपकी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 54% ग्रोथ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% इलेक्ट्रिक बाइक्स की पॉलिसी नहीं आई अलीवान साहब अभी तक। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, वो कहते हैं अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक्स की पॉलिसी नहीं आई। इस हवाले से इलेक्ट्रिक बाइक्स देखें दो चीजें, एक तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं उसके लिए तो स्पेशली बिल्ड्स दिए गए। अभी भी बजट के अंदर आपने देखा होगा एक आम गाड़ी जो बंदा मंगाता है कि जो नौ पेट्रोल बेस्ड है या डीजल बेस्ड है या हाइब्रिड है, अगर जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी मंगाना चाहता है उसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो बहुत कम कर दी गई है, नहीं कि खत्म कर दी गई, बहुत कम कर दी गई है। वो कम टैक्सेशन भी इसलिए रखी जाती है कि लोगों को कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर आके प्लांट लगाएं। देखें सुजुकी पाकिस्तान में 1980 में आई थी और उसका जो डिलीशन प्लान ये था कि वो 10 साल के अंदर सारी की सारी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बनी। पर जब 2018 में हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त वो डिलीशन प्लान पूरा नहीं हुआ था। तो हम यही चाह रहे हैं कि आपने एक अमाउंट जरूर रखना है ताकि लोग पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करें, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगे। ये ना हो कि आप लॉकडाउन किट मंगाई जा रहे हैं या असेंबल किए जा रहे हैं और सेल किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं वो कि यहाँ पे करें। अलीवान साहब मैं आपकी बात से 200% मुत्तफिक हूँ और इस पर मैंने काफी होमवर्क भी किया है और मैंने बड़ी इस चीज पर तनकीद भी की थी कि ये जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें बहुत सी जो कंपनीज जिनकी राजधानी है पाकिस्तान में वो बहुत से अपने स्पेयर पार्ट्स की बल्कि मेजर परसेंटेज अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि वो इंपोर्टेड परसेंटेज होती है। सो इस हवाले से भी आई एम श्योर हुकूमत इस हवाले से आई एम इन टच विद सर्टेन पीपल इन द गवर्नमेंट जो कर रहे हैं इस हवाले से काम। आखिर में क्विकली हमारे पास बस 1 मिनट बचा है ब्रेक से पहले, आप हमें क्विकली बताइए कि पीडीएम से हुकूमत जो है वो किस हद तक खौफजदा है? क्या आप उनको अब एक सीरियस चैलेंज के तौर पर समझ रहे हैं या आपको लगता है कि ये फिर दोबारा से मुंतशिर हो जाएंगे? नहीं, हमें तो खतरा नहीं। आज तो जो लोग मिले हैं उनको खतरा था एक दूसरे से, इसीलिए आपने देखा होगा तस्वीरों में दोनों ने अपनी अपनी जेबों पे हाथ रखे हुए थे। तो इससे ज्यादा उनको आपस में ज्यादा खतरा, हमें उससे कोई खतरा नहीं है। चले बिल्कुल ठीक। अली ईवान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने कल गुफ्तगू नाजरीन अली ईवान साहब से की सीपेक के हवाले से, जो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं इन्वेस्टर्स को, वो हमने कुछ कंसर्न्स हुकूमत के सामने रखे।
किस हद तक इनके जवाबात आपको सेटिस्फाई कर सके ये आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने एनालिस्ट्स के पैनल से जरा पूछेंगे कि वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के चीन के दौरे के हवाले से क्या राय रखते हैं, और फिर थोड़ा सा ऑपोजिशन की भी बात करेंगे। जो अली अवान साहब तो कहते हैं कि उनको, हमें उनसे नहीं बल्कि उनको एक दूसरे से ज्यादा खतरा है, लेकिन ये बात करेंगे हम आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। कहा जाता है कि सियासत में कोई भी मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होते, और जब दुनिया इतना इंटेलिजेंटली चलती है, अपने फॉरेन ऑफिस को कुछ इस अक्लमंदी से दुनिया मैनेज करती है। भले आप चाइना और रूस को देख लीजिए। अब रूस को ये मालूम है कि अमेरिका चूंकि उसको बहुत ज्यादा इस वक्त पसंद नहीं कर रहा और किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने बहुत चालाकी से चाइना से एक और नई गैस पाइपलाइन का मंसूबा कर लिया और अमेरिका को एक पैगाम दिया कि भाई हमारे भी अपने दोस्त हैं, अगर आप हमारे साथ जरा अच्छी दोस्ती वाला बर्ताव नहीं रखते और आप हमारे कंपेटिटर बनते हैं तो फिर हमारे पास भी बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं। सिमिलरली भारत जो कि एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक एलाय है अमेरिका का, अमेरिका हर तरीके से भारत को सपोर्ट करता है, चाहे वो फिर इनडायरेक्टली भारत के पाकिस्तान के हवाले से जो फॉल्स और फेक नैरेटिव की जो एक हरकत होती है उसको भी अमेरिका की पुष्टपनाही बहुत हद तक उसमें शामिल होती है। आप बहुत से सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कहीं ना कहीं उनके ताने बाने जाकर अमेरिका बहादुर से मिल रहे होते हैं और वहां पर पाकिस्तान का एक ऐसी सप्रेस्ड किस्म की सोसाइटी के तौर पर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि जी औरतों को कोई हुकूक नहीं मिलते। और ये जो औरत मार्च आप देखते हैं हर साल 8 मार्च को, चंद एक खवातीन, लिटरली ये कोई 30-40 खवातीन जो पाकिस्तान की तमाम खवातीन की दूर दूर तक नुमाइंदगी नहीं करती, उनकी अक्सरियत, उनको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है। सो ये एक तरह से जो इंडिया में औरतों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, नॉन मुस्लिम्स जो मुसलमान हैं, नॉन हिंदूज के साथ, क्रिश्चियंस के साथ जो बुरा सलूक किया जाता है, सिखों के साथ, दलित्स के साथ, एक तरह से पाकिस्तान की इक्वालिटी बनाने की कोशिश की जाती है। सो ये बड़े सोचे समझे मंसूबे होते हैं। इसके बावजूद भारत बहुत चालाकी से अमेरिका के साथ भी बनाकर रखता है, चीन के साथ भी बनाकर रखता है जहां पे फिर बिजनेस की बात आती है, और बाकी भी रूस के साथ भी, हालांकि रूस और अमेरिका की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है आजकल। सो पाकिस्तान से क्यों हर कोई मुंह उठाकर यह सवाल कर देता है कि आप कौन से ब्लॉक में हैं जी, आपकी कैसे अमेरिका या चाइना में से किसी एक से नहीं है, दोनों से कैसे है। सो इमरान खान ने और कुछ किया या नहीं किया, गवर्नेंस इश्यूज अपनी जगह, ये पंजाब में बुज़दार साहब जैसे वसीम अकरम प्लस ले आना, महमूद खान जैसे वसीम अकरम डबल प्लस केपी में ले आना, ये गलतियां तो वो हैं जिन पर हम हर वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत से झगड़ते हैं। लेकिन एक काम इमरान खान ने फॉरेन ऑफिस के फ्रंट पर, फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर बड़ा जबरदस्त किया है, और वो ये कि दुनिया को ये बता दिया है और अमेरिका को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि हमें इससे कोई मसला नहीं कि अगर आपकी चीन के साथ अच्छी है। हमने कभी भी ये नहीं कहा पाकिस्तान को कि वो किसी एक साइड को पिक करे। सो ये डू मोर से लेकर एब्सोल्युटली नॉट तक का जो सफर है, इसमें यकीनन इमरान खान की जात को क्रेडिट, यकीनन इसमें काफी ड्यू क्रेडिट है। अगरचे उनकी टीम के बहुत से लोग ऐसे थे बुज़दिल और नालायक जो उनको डराते रहे कि आप ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंस ना रखिए, कल को अमेरिका की वजह से हम सिक्लूजन का शिकार हो जाएंगे दुनिया में। लेकिन बिलाखिर इमरान खान की जो जजमेंट थी वो सही साबित हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अतहर काज़मी साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। इन दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से इस मौजू पर भी, और जरा जो अब ऑपोजिशन का गठजोड़ है हुकूमत के खिलाफ, उस हवाले से भी बात करेंगे कि आगे इनको क्या होता हुआ नजर आ रहा है। हम गुफ्तगू का आगाज मैं जनरल साहब आपसे करती हूँ। ये वजीर आजम साहब का जो चीन का दौरा है, अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आने वाली है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान और चाइना के कुछ ऐसे अरबों डॉलर्स की वर्थ के मंसूबे सामने आने वाले हैं जिनकी तफसील कुछ देर में हम शेयर करेंगे। तो आप क्या आगे फ्यूचर देख रहे हैं इस हवाले से? क्या इमरान खान हुकूमत इससे स्ट्रेंथन होगी या फिर ऑपोजिशन किसी तरह से इस चीज का भी कोई ना कोई काउंटर निकाल लाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहां तक तो ऑपोजिशन का ताल्लुक है, मैं उनसे कोई बहुत अच्छी खैर की तवक्को नहीं करता। आप सोचिए कि कश्मीर जैसे इशू पे
जब वो कहते हैं कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर भेज दिया, तो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? तो एक मायूसी है कि आपकी ऑपोजिशन इस तरह बातें करती है, लेकिन मैं समझता हूं कि दोस्त की हैसियत से चाइना ने हक अदाई की और करेगा। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान की मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त हमारी इकोनॉमी है, और इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी इनकम है, जहां आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। रिजर्व की भी आपने एक लिमिट मेंटेन करनी है ताकि IMF प्रोग्राम आपका आगे चल सके। तो इस लिहाज से चाइना, मेरा अपना अंदाजा है कि जिस स्ट्रेटजी पे चाइना काम कर रहा है या पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, वो आपकी इस्तेदाद बढ़ाना चाहता है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके, आप टेक्नोलॉजी की तरफ आए, आप इंडस्ट्रियलाइज करें अपने आप को, ताकि आपके ट्रेड डेफिसिट खत्म हो और उसके नतीजे में आपको कर्जे ना लेने पड़े। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला यही हुआ है कि कर्जे बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पे आप पहुंचे हैं जहां हमारे पास कर्ज उतारने की कोई खास स्ट्रेटेजी, या मैं समझता हूं कि शायद सकत भी ना हो। लिहाजा जो भी आपका खैरखा होगा वो आज आपको यही रास्ता बताएगा कि जनाब हम आपकी मदद करते हैं, कर्जों को छोड़ें, आप अपनी आमदन बढ़ाने का सिलसिला करें और हम आपको उसमें मदद करते हैं। तो ये जो अरबों की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि चाइना भी उससे फायदा उठाए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे आपको फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो। और ये तफसीलात आएंगी तो पता लगेगा, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये इसी फलसफे के तहत ये सारा काम किया गया है ताकि पाकिस्तान कर्जों से किसी न किसी तरह जान छुड़ा सके। वरना आप देख रहे हैं कि IMF आपको किस तरह रगड़ रहा है। IMF ने तो जो कंडीशन और जो कुछ हाल किया है मुल्क का, उसके बाद तो कानों को हाथ लगाता है इंसान से दोबारा कभी IMF के पास जाना ही ना पड़े। लेकिन तो ये मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का फोकस रहा कि IMF के प्रेशर कम करने के लिए हमें चाइना से इस मैदान में मदद लेनी है, और इंशाअल्लाह मुझे अंदाजा है कि इससे काफी सारा काम होगा इंशाल्लाह। ये अलग बात है कि कुछ तनकीद इमरान खान हुकूमत पर इस हवाले से की जाती है कि IMF के अपने ही बंदे जिस तरह रजा बाखिर साहब हैं, नदीम बाबर साहब और रज़ाक दाऊद साहब पर भी इस हवाले से बहुत सवाल उठता था कि ये माजी की हुकूमतों का भी हिस्सा रहे, तो इमरान खान साहब इस टीम के साथ कैसे तब्दीली लाएंगे। लेकिन अतर काज़मी साहब, आपकी तरफ आऊंगी इससे पहले कि हम वज़ीर आज़म साहब के चीन के दौरे का जो असल आउटपुट आपको नजर आ रहा है उस पर बात करें कि अब तक आप कैसे उसको देख रहे हैं। मैं जरा उस पर भी बात करना चाहूंगी कि ऑपोजिशन की तरफ से एक बड़ी दिलचस्प तनकीद की गई। सेनेटर परवेज रशीद साहब ने एक तस्वीर ट्वीट की, जो अगर मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखा भी सके हमारी स्क्रीन पर। उन्होंने इस चीज को बुनियाद बनाकर तनकीद की कि इमरान खान साहब को तो कोई रिसीव करने नहीं आया, उनका हम मनसब या कोई ऐसे लेवल का बंदा कि पता चलता कि वजीर आजम पाकिस्तान चाइना तशरीफ लाए और उनकी इज्जत होती, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब वो चाइना गए तो फिर उनका बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल उनको मिला था। तो इस हवाले से मैं चाहूंगी कि अतर काज़मी साहब थोड़ा सा ब्रीफ करें कि वो क्या सूरत हाल थी। वो जो कह रहे थे तस्वीरें बोलती हैं, उन दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है? जी देखें, पाकिस्तान का वजीर आजम चाहे इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो या कोई और शख्सियत हो, वो दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब का कहीं पे इस्तकबाल बहुत अच्छा होगा तो उससे पूरी पाकिस्तान की कौम की एक तरह से वो काबिल फख्र चीज है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी मियाँ साहब वाली वैसे जो सेनेटर रशीद साहब ने तस्वीर शेयर की थी वो पाकिस्तान की तस्वीर थी, उसमें वो चीन के सदर पाकिस्तान आए हुए थे। अब जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, आपको पता है इस वक्त कोरोना की सिचुएशन है और पूरी दुनिया के जो भी लीडरान वहां पे गए हैं, इमरान खान साहब को तो फिर वहां पे कोई रिसीव करने आया था और वहां पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। सदर पुतिन जब जहाज से उतरे हैं तो वो जहाज से उतरते साथ बगैर किसी शख्स से मुसाफा किए हुए या फूल लिए हुए डायरेक्ट गाड़ी में बैठे और वहीं से उनको रवाना कर दिया गया। अब उसकी क्या वजह है? वो एक प्रोटोकॉल के तहत हुई, इसलिए कि सदर पुतिन की सबसे पहले मुलाकात थी सदर शी के साथ, तो कोरोना SOPs के तहत उनका राब्ता दूसरे लोगों से मिनिमम रखा गया ताकि वो किसी भी से भी राब्ता ना कर सके, ताकि वो किसी से कांटेक्ट में ना आए जिसको खुदा ना खास्ता कोरोना हो। और यही वजह है कि इमरान खान साहब भी जब वहां पे आए उनको रिसीव किया गया और वहां से उनको फिर वो एक काफिले की शक्ल में वहां से गए और बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ उनको वहां से भेजा गया और उनकी जो
ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह भी हुई, उसकी भी वजह यह है कि जब आला चीनी क़यादत से मुलाकात हो, उससे पहले खुदा ना खास्ता कोई कोरोना का केस या कोई इस तरह का एक्सपोजर ना हो जाए, तो ये वजह है। पर लेकिन असल जो चीजें उसके ऊपर बात हो नहीं रही और ये गैर संजीदा बहस शुरू कर दी गई हमारे यहाँ। अच्छा अतर काज़मी साहब, ये क्या वजह है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि भले पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, कोई भी हो, ये तो पाकिस्तान की इज्जत है। अगर हमारे मुल्क के सरबराह की इज्जत होती है, सो इसमें ये हमारी पोलराइजेशन क्यों इतना बढ़ गया? अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जरा ब्रेक के बाद नाजरीन यही सवाल लेकर अमेरिका में भी वैसे तो इतनी पोलराइजेशन इस वक्त बढ़ चुकी है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के जो सपोर्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिश्ते भी देने के लिए तैयार नहीं है, और अब ये बाकायदा कड़ी शर्तें रख ली हैं दोनों साइड्स के सपोर्टर्स ने कि हमारे बच्चे आपस में शादियां नहीं करेंगे। अगरचे बाइडेन को 8 करोड़ वोट मिले और ट्रंप को 7.5 करोड़ वोट मिले, लेकिन ट्रंप के सपोर्टर्स होल हार्टेडली बिलीव करते हैं कि धांधली हो गई है। सो धांधली का रोना तो अमेरिका में भी मचा हुआ है, और ये पोलराइजेशन अमेरिका जैसे डेवलप्ड मुल्क में भी है, जिसकी पूरी दुनिया को मिसालें दी जाती हैं कि क्या डेमोक्रेसी है, क्या निज़ाम है। सो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी पोलराइजेशन इस हद तक क्यों बढ़ गई है कि बहैसियत पाकिस्तानी सोचने की बजाय हम ये सोचते हैं कि अच्छा जी, फलां पॉलिटिकल पार्टी का बंदा अगर हुकूमत में आएगा तो उसकी इज्जत हमारी इज्जत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, कोई भी शख्स हो, करप्शन कोई करेगा एक सा सवाल होना चाहिए, गलत कोई हरकत में पकड़ा जाए एक सी सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर बतौर पाकिस्तान के सरबराह कोई जाता है हमारा रहनुमा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत पूरे मुल्क की इज्जत है, हर शहरी की इज्जत है। और ये वो चीज़ है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहों को, अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को समझाने की जरूरत है कि ये वक्त मुत्तहिद होने का है। ये ना हो कि खुदा न खास्ता हमारी इन फॉल्ट लाइंस पर दुश्मन कहीं फायदा उठा जाए। यहां पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आखिरी सेगमेंट हमारे पास बहुत ही मुख्तसर इसमें वक्त है। अतर काज़मी साहब, आपसे पहले पूछ लेते हैं, आप क्या समझते हैं ऑपोजिशन जो दोबारा से अब मिल बैठी है और कहती है कि हम अवामी मफाद में इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अब इकट्ठे हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अब हमने हुकूमत को घर ना भेजा तो अवाम हमें कभी भी माफ नहीं कर सकेगी। कैसे देखते हैं हुकूमत को? क्या वाकई कोई सीरियस खतरा है ऑपोजिशन से? देखिए, गुज़िश्ता 3 सालों से तो मसलसल ये इस किस्म के दावे करते आए और अब तक हमने देखा है कि इनकी जानिब से जो कुछ भी किया गया उससे हुकूमत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि आज की मीटिंग के बाद भी कोई एकदम से कोई ऐसा फैसला हो जाएगा कि इमरान साहब की हुकूमत को चलता किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की, उस वक्त भी उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कहा कि इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं, और वहां पर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जरदारी साहब, उनके साहिबजादे, मियाँ साहब की साहिबजादी, मेरी भतीजी, मेरे बेटे, हम सब की मुलाकात हुई, और साथ साथ उन्होंने ये भी, उनका बयानिया था कि हमारी जंग सिलेक्टेड के खिलाफ है। तो ये वो तमाम सिलेक्टेड ऑपोजिशन है जो सामने खड़ी है। असल में ये सब लोग सिलेक्टेड हैं जिनको अपनी जमातों के अंदर इन लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। जब तक ये अवामी नुमाइंदों को आगे नहीं लेके आएंगे, ऑपोजिशन अवाम की नुमाइंदा नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं ख्याल कि इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा है। इस तरह के ये दावे करते रहेंगे और ऊपर से फिर बाद में खबरें आई कि जरदारी साहब अपना खाना भी साथ लेके आए थे। तो मेरे ख्याल में एतमाद की तो ये हालत है कि आप किसी के घर खाने पे जाएं और अपना खाना साथ लेके जाएं, तो फिर उसमें आपने क्या वोट डालने हैं इनके हक में और क्या इनके साथ इत्तेहाद बनाना है, इसका अंदाजा आप अवाम खुद ही लगा सकते हैं। जी जनरल साहब, आप अतर काज़मी साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं? वो कहते हैं ऑपोजिशन का आपस में अदम एतमाद है, हालांकि मुझे लगता है कि हुकूमत के अंदर भी अब कुछ लोग हिल रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जहां पलड़ा भारी हुआ उस तरफ चल पड़े। देखिए, हुकूमत में जो लोग थोड़ी बहुत इधर उधर करते हैं वो उनके मुतालबात होते हैं और वो हुकूमत को अंडर प्रेशर लाते हैं। जब भी कभी वो देखेंगे कि ऑपोजिशन एक्टिव हुई है तो उनको अपने मुतालबात याद आ जाएंगे और वो फिर थोड़ी हिलजुल करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को प्रेशर में ला के तो कोई अपनी डिमांड लेके आ जाते हैं। ये तो वतीरा है, जितनी भी ये कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं इनमें ये प्रॉब्लम रहती है कि छोटे जूनियर पार्टनर जो हैं वो अपने मुतालबात आपको आर्म ट्विस्टिंग से या ब्लैकमेल से अपने मनवाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ऑपोजिशन के पल्ले भी कुछ नहीं। जो काज़मी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले 3-3.5 साल की एक तारीख मौजूद है, बल्कि सारा जब से ये हुकूमत आई है पहले दिन से काम शुरू हुआ।
अभी हलफ नहीं लिया था कि मौलाना की रूह तड़पनी शुरू हो गई, उन्होंने कहा जी कोई जाके हलफ ही ना दे। अब मौलाना तो पहले दिन से तहस नहस के चक्कर में थे, तो आप सोच लीजिए कि पहला दिन हुकूमत का और ये उस दिन से कार्रवाइयां शुरू, और आज दिन तक यही कहते रहे कि हुकूमत घर भेज देनी है, निकाल देंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं हुआ। तो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो आज पहले से कमजोर है उसको, तो फिर भी पीपल्स पार्टी साथ थी, आज तो वो अलग रास्ते पे चल जेल रही। साहब आखिरी मिनट है, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि वो 27 फरवरी को अपना लॉन्ग मार्च करेंगे, पीडीएम ने मार्च में ऐलान कर रखा था अपना मार्च करने का, तो आपको लगता है कि अब ये इकट्ठे होकर मार्च करेंगे? क्योंकि दोनों का अलग अलग तो कुछ नहीं बन रहा, इमरान खान को अलग अलग होकर शिकस्त नहीं दे पाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये करेंगे, इस तरह इकट्ठे नहीं होंगे। देखिए मकसद क्या है, असल मकसद है, कहने को तो ये कहते हैं ना कि ये मकसद अब ये है सारा के अगला इलेक्शन, उसके लिए ये अपने आप को पब्लिक में जिंदा रखना चाहते हैं, कोई ना कोई कार्रवाई करते नजर आएंगे ये आखिरी दिन तक। उसकी वजह यही है कि वरना ये अपनी मौत खुद मर जाते, बिल्कुल लोग भूल जाएंगे। अगर ये मैदान में आके हर वक्त ये ड्रामा ना रचाएं तो ये खत्म हो जाएगी बात, लोग इनको भूल जाएंगे। बिल्कुल तो ये ठीक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। असल सवाल तो यह है कि हुकूमत गिर भी जाए तो क्या ऑपोजिशन के पास कोई एक्चुअल रोड मैप है जिसके तहत वो अवाम की वो खिदमत कर सकें जो वो कहते हैं कि जिस अवाम के दर्द में हम आज इकट्ठे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। कल रात 8 बजे आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।